Hello, and welcome to the live session on snoring and sleep apnea. I'm your host, Dr. Kanwar. I'm Senior Consultant and Advisor in the Department of Pulmonary Critical Care and Sleep Medicine and also lung transplant. And today I'm delighted to have with us today Dr. Kalpana Nagpal, Senior Consultant, ENT Specialist and Head and Neck and Robotic Surgeon at Indraprastha Apollo Hospital, New Delhi, with us as our colleague. आज हम बात करेंगे स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया पे। ये होता क्यों है, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और इसको ठीक करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए क्या टिप्स हैं, ये डॉक्टर कल्पना नागपाल आज हमें बताएंगे। वी आर ऑल्सो स्ट्रीमिंग दिस सेशन एज ए पॉडकास्ट बाय द नेम हेलो अपोलो ऑन स्पॉटिफाई, iTunes, Google Podcast and Amazon Music. Also, thank you viewers and listeners for tuning in and making us grow in such large numbers. Once again, I welcome our very own Dr. Kalpana Nagpal to our live session and podcast. Welcome, Dr. Kalpana. Thank you, Dr. Kanwar. Thank you, sir. I have a few questions for you, and I'm sure you're going to elaborate and make the audience much more wiser about those issues that they might be searching here and there in the net. So snoring, जिसे हिंदी में हम खराटे भी कहते हैं, इसका कारण क्या होता है डॉक्टर कल्पना? असल में स्नोरिंग का वजह ये है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब जो नाक और गले का रास्ता है सांस लेने का, उसमें रुकावट होने के कारण हवा आसानी से जाता नहीं। रुकावट की वजह से हवा टकरा के जाता है अंदर से, इस वजह से टर्बुलेंस क्रिएट होता है, एंड दैट इज व्हाई वी लिसन टू दैट लाउड नॉइज एंड दैट इज स्नोरिंग। अगर रास्ता साफ हो तो हवा आराम से आ जा सकता है एंड उसमें कोई आवाज नहीं होता। सो दिस इज व्हाई स्नोरिंग एक्चुअली हैपेंस। तो आपके ख्याल में स्नोरिंग प्रोड्यूस कहाँ पे होती है, किस तरीके से? कोई फ्लटरिंग होती है टिश्यू के? वेल, कई बार हड्डी टेढ़ा होने की वजह से, उसकी वजह से एक्चुअल पैसेज ही कम होता है, रास्ता ही कम होता है, सांस जाने का रास्ता। और अदरवाइज कभी कभी वाल्व कोलैप्स होता है नाक में, जिस वजह से सॉफ्ट टिश्यूज कोलैप्स होते हैं, तो उसमें फ्लटरिंग होता है। सो कई वजह होते हैं इस स्नोरिंग की वजह कारण, और नाक और गले में ही पाया जाता है ये रुकावट, और ये कारण सिर्फ नाक और गले में पाया जाता है। बैक ऑफ द नोज और सॉफ्ट पैलेट और यूवुला फ्लटरिंग भी आप देखते होंगे जब आप एग्जामिन करते हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये अलग अलग लेवल, हम एक्चुअली उसको कहते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। So the upper respiratory tract starts from the nose and it ends towards the larynx, and actually ends meaning trachea और lungs भी हैं, पर उसको फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट माना जाता है। सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है, नोज में या तो आगे के नॉस्ट्रल्स में कुछ खराबी है, या मिड नोज में कुछ खराबी है, या नोज के पीछे दैट इज नेसोफैरिंक्स में कुछ खराबी है, और उसके बाद तालवे में कोई खराबी है या कमजोरी है, या उसके बाद जबान जैसे बीच जबान के पीछे कोई लिंगुअल टॉन्सिल्स का जो कोई एनलार्जमेंट, मतलब लिंगुअल टॉन्सिल्स बड़े हो गए, या कोई और कारण जैसे जॉ के एब्नॉर्मैलिटीज, जैसे कुछ लोगों को प्रोग्नेटिज्म या रेट्रोग्नेटिज्म होता है, बट स्लीप एपनिया रेट्रोग्नेटिज्म की वजह से होता है। इसका मतलब जॉ पीछे की तरफ है पैदाइशी, और उसकी वजह से जीभ भी पीछे होता है, और रात को सोते समय बिल्कुल जीभ पीछे की तरफ होने की वजह से रास्ता बहुत कम होता है। ये जो फीचर्स होते हैं जो पैदाइशी, इसके वजह हो सकते हैं। बाकी कई कारण होते हैं, बच्चों में एडिनॉइड्स हो सकते हैं एनलार्ज्ड, या टॉन्सिल्स हो सकते हैं एनलार्ज्ड, या डाउन सिंड्रोम में भी हो सकता है, या सेरेब्रल पैल्सी में हो सकता है जिसमें टोन कम है मसल्स का, या फिर अडल्ट्स में सिमिलरली डीएनएस मतलब ग्रॉसली डिविएटेड नेजल सेप्टम जैसे हड्डी टेढ़ा होने के कारण होता है, या पॉलिप्स हो सकते हैं नाक के अंदर जिसके वजह से रास्ता कम हो गया है, या नेसोफैरिंक्स में कोई लिम्फोइड हाइपोप्लेसिया होता है, या मतलब कई कारण हैं ऐसे जैसे हमने बताया अभी। ये जब आप स्लीप एंडोस्कोपी करते होंगे तो थोड़ी सी सडेशन देने के बाद में ये सारी चीजें आपको उसमें क्लियरली नजर आ जाती होंगी।
ये जो फीचर्स आपने बोले हैं, बिल्कुल। उससे आप इवेल्यूएट भी कर सकते हैं, उससे आप इवेल्यूएट भी कर सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम ज्यादा है। या तो अवेक एंडोस्कोपी होता है या स्लीप एंडोस्कोपी, मतलब डाइस होता है। सो ड्रग इंड्यूस स्लीप एंडोस्कोपी इज आइडियल, मतलब उसको एकदम स्लीप सिमुलेशन के कंडीशन क्रिएट करते हैं जहां पर रात में जैसे इंसान सोता है वैसे ही दिन में थोड़ी सी दवाई दे करके बिल्कुल नींद के जैसा सिचुएशन पैदा करते हैं, और उसमें हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ रास्ते में कौन से सांस के रास्ते में, मतलब कौन सी जगह पर कोलैप्स हो रहा है, कौन सी जगह पर एयरवे नैरोइंग हो रहा है, उससे हमें पता चलता है कि दैट इज द एक्चुअल कॉज ऑफ स्लीप एप्निया। एंड अवेक एंडोस्कोपी में क्या है, कई बार ईएनटी क्लिनिक्स में क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद हम आइडिया ले लेते हैं कि नाक और गला देख करके कि कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है। सो these two are the actual diagnostic procedures, but इसके अलावा polysomnography that confirms the diagnosis of sleep apnea and also let us know, I mean we also come to know whether it is central apnea or peripheral apnea or mixed apnea। मतलब कुछ कारण ऐसे होते हैं कि ब्रेन की वजह से स्लीप एप्निया है, और whereas हम यहाँ पर आज ये बात कर रहे हैं और इस I mean हम पेरिफेरल लाइक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया के बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया मतलब क्लियरली नाक और गले में ऑब्स्ट्रक्शन है, और आम तौर पे यही बीमारी होती है। मिक्स्ड एप्नियाज भी कई बार देखते हैं आप। डॉक्टर कन्वर तो बहुत सारे स्लीप स्टडीज करते हैं, तो आपके एक्सपीरियंस में आपको पता होगा कि कितने सेंट्रल एप्नियाज और कितने मिक्स्ड एप्नियाज आते होंगे एज विस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया इज द कॉमनेस्ट कोर्स। सेंट्रल एप्निया बहुत कम होते हैं और ऑफन रिलेटेड विद न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस और या कार्डियक कंडीशंस में, लेकिन रिलेटिवली बहुत कम होते हैं। मिक्स्ड एप्नियाज भी कम ही होते हैं, मेनली सेंट्रल ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया ही होते हैं। जब आपके पास पेशेंट आता है, वो आपको कहता है मेरे को खर्राटे बहुत आ रहे हैं, और आपको शक हो रहा है जब आपने एग्जामिन किया इसको स्लीप एप्निया हो सकता है, तो और क्या सिम्टम पेशेंट से आप पूछते हैं ताकि कोरोबरेट कर सकें कि इसको स्लीप एप्निया क्लिनिकली हो सकता है? जी, असल में आमतौर पे पब्लिक को मैं ये समझाना चाहती हूँ, एक होता है प्राइमरी स्नोरिंग। प्राइमरी स्नोरिंग में सिर्फ आवाज वाली प्रॉब्लम है, स्पाउस नाराज हो जाता है, अक्सर लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, डिवोर्स का कारण भी बन गया आजकल। सो दिस इज प्राइमरी स्नोरिंग। स्नोरिंग के साथ स्लीप एप्निया कब सस्पेक्ट करते हैं? हिस्ट्री में अगर डे टाइम स्लीपीनेस कहते हैं, मतलब दिन में भी काम करते करते नींद आ जाना, टीवी देखते देखते नींद आ जाना, या पहले से कई सारे चेंजेस, जैसे मेमोरी इतना, जैसे नाम वगैरह याद करना बड़ा मुश्किल हो गया है, नंबर याद करना बड़ा मुश्किल हो गया, सुस्ती रहता हर समय दिन में, गुस्सा बढ़ गया, इरिटेबिलिटी चिड़चिड़ापन बढ़ गया। इसके अलावा कुछ और बीमारियां भी पैदा हो गए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज, और या फिर कभी चेस्ट पेन, एंजाइना भी हो गया, या एक्चुअल हार्ट डिजीज। सो कई कोमोबिडिटीज भी हो सकते हैं। सो ये सब साथ में हिस्ट्री लेते हैं हम लोग कि कोई और बीमारी है साथ साथ दिन में। अच्छा, ये नींद आने का भी जो है हम एक स्केल पे नापते हैं, जैसे एपवर्थ स्लीपीनेस स्केल कहते हैं। हिस्ट्री के तौर पे इसका स्लीपीनेस स्केल को हम ग्रेडिंग देते हैं। टायर्डनेस, फटीग, ये चीजें बड़ी ही कॉमन है, जैसे आपने बाकी चीजें सारी डिटेल्स में बताई हैं। सो इन्हीं चीजों से फिर आप स्लीप स्टडी के लिए भेजते हैं पेशेंट को कंफर्म करने के लिए, पॉलीसोमनोग्राम के लिए। इसीलिए भी इसको डायग्नोस करके भेजना पड़ता है टेस्टिंग के लिए। पेशेंट्स को हम समझाते हैं कि ये बहुत गंभीर बीमारी है और ये बीमारी कई बीमारियों का जड़ है। तो इसीलिए जैसे ही सस्पिशन होता है हम पेशेंट्स को समझाते हैं इस बीमारी को पकड़ना बहुत ज़रूरी है और जान लेना ज़रूरी है कि किस स्टेज पर है। सो आप जा करके टेस्टिंग करा लीजिए, पॉलीसोमनोग्राफी, एंड दैट इज हाउ हम आपके पास स्लीप स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं। क्योंकि स्लीप एपनिया, एज यू माइट हैव हर्ड, डिजीज, इससे कई तरह के प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, जैसे डॉक्टर कल्पना ने बताया कि डॉक्टर डायबिटीज हो जाना या खराब हो जाना, बढ़ जाना, शुगर लेवल्स बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, और कोएगुलेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है, हमारी इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन की टेंडेंसी बढ़, ये इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। डॉक्टर कल्पना इज ट्राइंग टू स्ट्रेस
कि इट इज ए डेंजरस डिजीज, कैनॉट बी इग्नोर, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर कल्पना, स्नोरिंग बाय इटसेल्फ, कहते हैं मेरे को क्या बढ़िया नींद आई, क्या खराटे आए, मजा आ गया। सो इज दिस ए मिथ कि ज्यादा खराटे आ रहे मीन्स बढ़िया नींद सो रहा है? बहुत ही सही कह रहे हैं आप। ज्यादातर इंसान यही सोचता है, परिवार यही सोचते हैं कि जो खराटे ले रहे हैं वो तो मजे से नींद ले रहे हैं, और इस वजह से उनको लगता ही नहीं कि कोई बीमारी साथ साथ हो सकता है। अक्सर स्नोरिंग स्लीप एपनिया के साथ जुड़ा होता है, और खराटे लेना अच्छी बात नहीं है। इवन बच्चों में खराटे लेना एबनॉर्मल होता है। बच्चे अगर खराटे ले रहे हैं, आके चेक कराइए, हो सकता है एडिनॉइड्स की वजह से नाक बंद है। ये टाइमली जांच लेना सही है। अदरवाइज चाइल्डहुड स्लीप एपनिया जो है, बाद में चल के अडल्ट स्लीप एपनिया भी बनता है। इनफैक्ट चिल्ड्रन में भी स्लीप एपनिया की वजह से ब्लड प्रेशर का बढ़ना और ओबेसिटी, आजकल बहुत बच्चों को देखते हैं हम ओवरवेट हैं, हो सकता है उनको स्लीप एपनिया है। ये बहुत ही जरूरी है कि टाइम से इसको पकड़ना। Dr. Kalpana, now that the sleep study report is with you and you know all the data, all the numbers, and you know that the patient is severe, mild, or very severe, or life-threatening sleep apnea, तो जब ये चीज सामने आ गई तो फिर आप ट्रीटमेंट मोडालिटी कैसे डिसाइड करती है? जी, अगर माइल्ड स्लीप एपनिया है तो उनको अक्सर हम कहते हैं कि वेट रिडक्शन करिए। वेट रिडक्शन इतना आसान नहीं होता स्लीप एपनिक पेशेंट्स में, बिकॉज स्लीप एपनिया इटसेल्फ इज अ कॉज फॉर वेट गेन, बट फिर भी उनको कहते हैं कि इवनिंग मील्स बंद करिए और फिजिकल एक्सरसाइजेस करिए। इसके अलावा हम यूट्यूब या गूगल पे रेफर करने के लिए कहते हैं स्लीप एपनिया एक्सरसाइजेस। ये क्या होता है, अंदर के थ्रोट मसल्स और जॉ मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। इसको आधा एक घंटा रोज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी साथ दे सकते हैं, मोडेनाफिल वगैरह ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग, अगेन टू इम्प्रूव द टोन ऑफ द मसल्स। और फिर टेनिस बॉल थेरेपी, जैसे वेस्ट के पीछे हम अगर टेनिस बॉल को अटैच करते हैं तो इंसान सीधा लेट नहीं सकता है, बिकॉज हर बार वो बॉल चुभता है, तो यूजुअली लेटरल पोजीशन साइड में सोते हैं अपने आप, तो ये भी एक थेरेपी हो गया। दीज काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मोडालिटीज आर पॉसिबल फॉर माइल्ड स्लीप एपनिक्स, although again surgeries or surgical outcomes are very good for mild sleep apnea, moderate sleep apnea and early sleep apnea. स्लीप सर्जरीज बहुत सालों से ये चलता आ रहा है, लेकिन स्लीप सर्जरीज में एडवांसेस बहुत आ रहे हैं। पहले हम लोग करते थे पैलेटल सर्जरी, दैट इज ओविलोपैलेटोफेरिंगोप्लास्टी, यूपी3 कहते थे। उसका रिजल्ट ओनली लाइक 30-40% बेनिफिट होता था। उसके अलावा पैलेटल इम्प्लांट्स भी कुछ साल बिटवीन 2000 एंड 2010 करते थे, और वो भी बंद हो गया। Other than that, radio frequency ablation, वो outpatient sittings, 3 to 4 sittings देते थे to induce fibrosis and scarring at different levels, palate and tongue, etc. वो भी, उसके भी results इतने अच्छे नहीं थे। तो फिर coablation treatment, coablation of base of tongue, coablation of the palate, coablation of the turbinate, cooling plasma technology होता है, इसके results अच्छे ही थे, and अभी भी करते हैं कई बार। Coablation technique is not a bad technique for mild and moderate sleep apnea. Nasal airway और throat airway को correct करते हैं। Basically अंदर से ये नया channel बनाते हैं, नया breathing channel को चौड़ा करना पड़ता है, ये blockages हटा के। Now इसके अलावा कुछ major procedures like hyoid suspension, maxillomandibular advancements, along with some oral appliances, dental surgeon से बात करके custom made appliances भी बनवाते थे। Again, these kind of major surgical procedures actually are not considered anymore because they are very morbid procedures. Inpatient hospital stay कम से कम हफ्ते के लिए रहता है, फिर ट्रेकियोस्टमी भी करना पड़ता है साथ साथ, और and painful procedures भी है, and results 50-50, so not so great. इसीलिए और भी advancements आ गए हैं। Dr. Kanwar, more or less life-threatening sleep apnea में तो हम सीधा CPAP और BiPAP assisted devices के लिए recommend करते हैं, जो हम इनफैक्ट sleep specialist के पास भेज देते हैं, जो वही recommend करते हैं। Anything if the AHI like apnea hypopnea index is above 60 या कोई और BMI above 35 या
या कोई मेडिकल कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, या जहां हमें लगता है कि सर्जरी का कोई फायदा नहीं होगा, तो फिर ये असिस्टेड डिवाइसेस काम आते हैं। और ये असिस्टेड डिवाइसेस वैसे भी ये गोल्ड स्टैंडर्ड थेरेपी हुआ करता था, कई सालों से चलता आ रहा है। सीपैप और बाईपैप से कम जो पेशेंट सारी रात पहन के सोता है, ही सेफ, कोई एपनियास नहीं होंगे, और लाइफ थ्रेटनिंग जैसे हार्ट अटैक या कोई और ब्रेन स्ट्रोक्स इस तरह के इवेंट्स नहीं होते हैं उसके लिए। लेकिन रेगुलर पहनना पड़ता है, एटलीस्ट 5-6 मतलब 7-8 घंटे पहनना पड़ता है, और कम पहनने से कोई फायदा नहीं, 2-3 घंटे पहनना या इरेगुलरली पहनना। सो पेशेंट कॉम्प्लायंस बहुत जरूरी है। कई बार कॉम्प्लायंस नहीं होने के कारण पेशेंट्स हमारे को रेफर होते हैं सर्जिकल ऑप्शंस के। डॉक्टर कल्पना, आप एक नया प्रोसीजर कर रही हैं जिसमें मैं समझता हूँ आप इंडिया में पायनियर हैं। वो आपने सियोल से, साउथ अफ्रीका से ट्रेनिंग लिया था उसका, फिर उसके बाद आपने इंद्रप्रस्थ अपोलो साउथ कोरिया से, फिर आपने इंडिया में इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में शुरू किया। हमारे साथ ही सब कुछ किया और हम देखते आ रहे हैं। तो उसमें आप एग्जैक्टली करते हैं, व्हाट एग्जैक्ट प्रोसीजर यू डू इन दैट? जी, एक्चुअली अभी अपोलो हॉस्पिटल स्लीप एपनिया के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमारे पास डाविंची एक्सआई रोबोट है, और इसके वजह से हम ट्रांसओरल रोबोटिक सर्जरी कर पाते हैं। एंड ट्रांसओरल रोबोटिक सर्जरी थ्रू आउट द वर्ल्ड, स्पेशली इन एडवांस्ड कंट्रीज, लार्ज पब्लिश डेटा है, और इसके वजह से हम देखते हैं कि स्नोरिंग तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है, पेशेंट्स बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं इसके लिए। लेकिन हम लोग केस सिलेक्शन बहुत ही जरूरी है। ऐसे नहीं कि हर एक केस में हम लोग ट्रांसओरल रोबोटिक सर्जरी रेकमेंड करते हैं। जहां अगेन हमने देख लिया कि बीएमआई ठीक ठाक है और सिवियर पैलेटल एडिमा नहीं है, मतलब तालवे में बहुत ज्यादा सूजन नहीं है, या जीभ बहुत ज्यादा मोटा नहीं है जैसे हाई बीओटी कहते हैं उसको, या फिर नेक सर्कमफ्रेंस मतलब गर्दन बहुत ही ज्यादा मोटा है, मोर देन 30 सेंटीमीटर। सो कई फैक्टर्स हैं जिसमें, या क्रिसमस मुंह पूरा खुलता नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम ट्रांसओरल रोबोटिक सर्जरी नहीं करते। लेकिन अगर पेशेंट ने सिलेक्शन क्राइटेरिया को मीट अप कर लिया, लाइक हमें लगता है कि ये पास हो गया, इनको सर्जरी फायदा होगा, तो ऐसे केसेस में हमने देखा है कि ट्रांसओरल रोबोटिक सर्जरी बहुत ही अच्छे आउटकम्स देते हैं, और हमारे पास अच्छा फीडबैक, अच्छे टेस्टिमोनियल्स। इनफैक्ट हर एक पेशेंट कुछ ना कुछ नया कहता है। कुछ लोग कहते हैं कि बॉडी एक्स खत्म हो गए जो पहले हुआ करते थे, कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस, इनफैक्ट काफी सिग्निफिकेंट परसेंटेज पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस खत्म हो गए, कुछ लोगों का इंसुलिन रिक्वायरमेंट का बहुत ही कम हो गया है, एंड कुछ लोगों का फ्रेशनेस मीनिंग डे टाइम स्लीपीनेस चला गया, दे फील मोर एनर्जेटिक, वेट लॉस बहुत अच्छा होता है, एंड जनरली क्योंकि मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। ओवरऑल ट्रांसओरल रोबोटिक सर्जरी के आउटकम्स अच्छे होने के कारण हमारे पास दूर दूर से लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल मीनिंग इवन फ्रॉम मलेशिया, सिंगापुर वगैरह लोग आते हैं, यूके से भी आते हैं, कनाडा से भी आते हैं। लास्ट वीक भी एक पेशेंट कनाडा का किया। So it is very gratifying because the results are good. Great. It's always great to hear the good results. So now leading this conversation to an end, Dr. Kalpana, आप हमारे viewers को in nutshell क्या message देना चाहेंगे? जी, आपके या आपके परिवार में किसी को भी खराटे लेते हुए देखा है, खराटे होते हैं, तो प्लीज उनको हॉस्पिटल ले आइए और सबसे पहले जांच लीजिए। ईएनटी के स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं, या स्लीप स्पेशलिस्ट जैसे डॉक्टर कन्वर है उनके पास जा सकते हैं, और पहले आपको ये कंफर्म करा लेना चाहिए कि साथ साथ स्लीप एपनिया तो नहीं है, क्योंकि प्राइमरी स्नोरिंग से ज्यादा स्लीप एपनिया इज मोर, it is, you have to take caution, and early diagnosis बहुत जरूरी है। और स्लीप एपनिया को डायग्नोस करने के लिए हमने कह दिया सिंपल टेस्ट है, एक रात की जांच है, और इसके बाद हमको पता चल जाएगा स्लीप एपनिया कितना सीवियर है। और आपको ये पता होना चाहिए कि स्लीप एपनिया का इलाज करने के बाद आप कई सारी बीमारियों को रोक सकते हैं। आपका लाइफ स्पैन अच्छा होता है, लाइफ स्पैन के अलावा आपको कोई इस तरह की मॉर्बिडिटीज लाइक ब्रेन स्ट्रोक, आपको पता ही है कि पैरालिसिस होने के बाद इंसान का लाइफस्टाइल चेंज होता है, बेड रिडन भी हो सकता है, या कामकाज में करना मुश्किल हो जाता है। सो प्लीज यू कैन अवॉइड अ लॉट ऑफ इश्यूज
आपका memory deterioration issues, even sex drive खत्म हो जाता है sleep apneic patients में. So there's so many things you can prevent. So आप time से जांच लीजिए. Well, and we also like to do level 1 studies, जिसमें कि complete ओवरऑल पिक्चर आपको 20-25 पैरामीटर्स देख के पता चलती है. हम हाफ हार्टेड हाफ कॉक अपनिया स्क्रीन स्टडीज नहीं करते, ना ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ दिखता है, जो दिखता है उसको रिवैलिडेट नहीं किया जाता, और जो नहीं दिखता वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिससे हमारी ट्रीटमेंट प्लान में फर्क आ जाता है. So we like to do level 1 sleep studies. Dr. Kalpana, you have been very nice in elaborating the details about sleep apnea and snoring. Thank you so much for joining us Thank in you. this conversation and uplifting with such an encouraging message. Thanks, Dr. Kalpana. Thank you so much. And now in fact, I must thank you for our program, because आपके sleep studies accurate होने के कारण हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि स्लीप स्टडी सही हो, उसके रिजल्ट सही हो, बिकॉज हम ऐसे ही सर्जिकल कैंडिडेट्स को चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर स्लीप स्टडीज. एंड थैंक यू फॉर द गिविंग अस द राइट डेटा. And might I also remind that we started sleep studies in Indraprastha Apollo Hospital in 1995. We were the pioneers, along with a colleague of mine who was in Satyajag Hospital. We started 3-bed lab, and that was the most sophisticated lab in Asia. So I had actually been trained in Mayo Clinic also before that in early 90s, and before setting up the lab here. तो हमारी रिपोर्ट्स पे तो हमें फख्र है ही है. वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट. सो ये जरूरी होता है कि रिपोर्ट ठीक होनी चाहिए ताकि ट्रीटमेंट मोडालिटी आप ठीक से चूज कर सकें. Now to our listeners and viewers, if you need any professional help, you can reach out to us through the details mentioned below or through our social media handles. To know more about healthcare and our upcoming episodes, do follow, subscribe, and share this message to your family, friends, and loved ones. Suggestions regarding the topic discussed today, message us on our social media handle, Apollo Hospitals Daily. We'll be happy to connect. Till then, stay happy and healthy. Thank you. This is your host, Dr. M.S. Kanwar, signing off now. Thank you.